नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है महाराष्ट्र स्टेट की एमएड कोर्स के सीईटी के प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ फीचर्स जो है एमएड सीईटी के वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आपको पूरी प्रोसेस समझने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये जो ब्रोशर है वो ब्रोशर आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा, उसकी हर एक लाइन पढ़नी होगी। ये ब्रोशर इन वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। आप एमएड का कोर्स अगर देना चाहते हैं, उसकी सीईटी देना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा ब्रोशर लाइन टू लाइन पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। इस वीडियो में कुछ फीचर्स मैं बताने वाला हूं कि इसकी जो सीईटी प्रोसेस है वो किस तरह से होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगर आपकी इंडेक्स देखें तो पेज नंबर, ये जो पॉइंट नंबर 7 है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाउनलोड हॉल टिकट से लेकर आगे। तो ये इस ब्रोशर के पेज नंबर 12 पर आए हैं और यहाँ पे हम इससे आगे की प्रोसेस समझना शुरू करते हैं। जैसे ही हॉल टिकट आ जाता है तो आपको एसएमएस या आपके ईमेल द्वारा आपको पता चल जाता है। तो आपको उसी वेबसाइट पे जाना है जिस वेबसाइट पर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। आपके लॉगिन में जाके आपको जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके उसके ऊपर एक फोटो फिक्स करना है। आपका जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा वो आपको वहां पर पेस्ट करना है। ये होने के बाद आपको एक दूसरा आईडी प्रूफ भी तैयार रखना है, रेडी रखना है। कौन सा रखना है ये आगे दिया हुआ है। तो आप जब सीईटी देने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके हॉल टिकट के साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगा जाएगा। ये आइडेंटिटी प्रूफ के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक जिसमें फोटोग्राफ भी हो, इस तरह से, या फिर कोई और दूसरे भी फोटोग्राफ्स वाले आईडी यहाँ पे चल सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो आपको कैरी करना है ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक कार्ड और हॉल टिकट जिसपे आपका लेटेस्ट फोटो हो। सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए या कलर जेरॉक्स भी नहीं चाहिए, आपका ओरिजिनल वहां पे चाहिए। रेशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। तो आपको ये तीन चीजें कैरी करने बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके बाय चांस अगर आपके नेम में कुछ चेंज है, जैसे कि जनरली अगर शादी से पहले, शादी के बाद, इस तरह से कुछ अगर नेम में कुछ चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रूफ कैरी करना है। इसमें एक गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए या फिर एफिडेविट चाहिए। अगर आपके पास कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना होगा अभी इस एग्जाम के लिए, और वो ओरिजिनल आपको देना होगा। उस एफिडेविट में आप ये लिखिए कि अगर ये दो नाम अगर अलग अलग भी है तो इसका एक ही पर्सन है और वो मैं हूँ। इस तरह से आपको ये तीन चीजें कैरी करनी है। एक तो आपको हॉल टिकट जिसके आप ऊपर आपका फोटो है, दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है वो, और तीसरा अगर कुछ नाम में बदलाव है तो उसके अकॉर्डिंगली ये इसमें से एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद 9 पॉइंट है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट। अगर आपको उस हॉल सेंटर पे जो भी टाइमिंग दिया है उसी टाइमिंग पे आपको जाना होगा, रिपोर्ट करना, उससे पहले आपको वहां पे जाने रिपोर्ट करना होगा। टोटल एग्जाम का टाइम 90 मिनट्स है, लेकिन एंट्री से लेकर एग्जिट तक जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए 150 मिनट्स तक टाइमिंग लग सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग करके जाइए। पॉइंट नंबर 10 है टेस्ट सेंटर फॉर सीटी। कौन कौन से होंगे तो वो आपने पहले ही भर दिए प्रेफरेंस, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी, जो पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करना पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऑथोरिटी में आता है। फिर सीटी का सिलेबस और मार्किंग स्कीम जो उसका डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 5 एरियाज होंगे। अगर आपने बीएड ठीक से पढ़ाई की है और आपको उसमें की याद है तो आपको एमएड की सीटी बहुत ही आसान जाएगी। पहला एरिया एजुकेशनल फिलोसॉफी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तीसरा एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। चौथा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। पांचवा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। हर एक के ऊपर 20 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है और इस तरह से हर एक एरिया में 20 मार्क्स आएंगे और इस तरह से 100 मार्क्स की ये क्वेश्चन पेपर होगा पूरी तरह से। अगर आप ये जानना चाहते हैं एरिया के स्पेसिफिकेशन, डिलिमिटेशंस क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको इसका स्कोप पता यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशनल फिलोसॉफी में
कौन कौन से पॉइंट कवर किए जाने वाले सोशियोलॉजी में। इस तरह से जो पांचों एरिया है उसके एरिया में कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हो, ये आप इस तरह से आप पढ़ लीजिए और इसी हिसाब से अपना स्टडी कीजिए। अब जब आप क्वेश्चन पर जब आप देखते हो तो उसमें ये एरिया दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारे पढ़ाई के लिए ये उसका ब्लूप्रिंट है। जब आप क्वेश्चन देंगे तो वो रैंडमली 1 to 100 आएगा, उसमें इस तरह से एरिया नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पढ़ाई कीजिए। ऑल क्वेश्चंस ये जो है एमसीक्यू में आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और पूरा जो टाइम आपको दिया गया है वो 90 मिनट्स का दिया है, 1.5 आवर का। तो 100 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट्स। जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश और मराठी मीडियम में आएंगे, इसके अलावा तीसरे मीडियम में एमसीक्यू नहीं आएगी। सीईटी इन दोनों मीडियम में ही होगी। पॉइंट नंबर 12 में दिया हुआ है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई है तो उनके लिए जो स्क्राइब या फिर असिस्टेंट अगर उन्हें अरेंज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये कैंडिडेट को खुद ही अपने खर्चे से करना होगा और उसका एक अंडरटेकिंग भी देना होगा। ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट इसी ब्रोशर में आखिरी में दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर स्क्राइब होता है तो उसके लिए आपको उन कैंडिडेट को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं 1 घंटे के लिए, और अगर है 90 मिनट्स है का एग्जाम है तो इसका मतलब है कि आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उसी तरह से जो अलग अलग डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उनके लिए उस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये पूरी तरह से यहाँ पे आप पूरा टेबल पढ़ लीजिए। जो कैंडिडेट डिक्लेरेशन चाहिए, अगर आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए तो वो एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, इसी ब्रोशर में आखिरी में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के फिर से एक बार कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि ये ऑनलाइन मोड पे आता है, मतलब कंप्यूटर में आता है, लेकिन इसके लिए आपको उस सेंटर पर जाना होगा और उसी कंप्यूटर पर बैठना होगा जहाँ पे सेंटर में आपको दिया हुआ है। तो ये ऑनलाइन मोड मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको उसी सेंटर में जाना होगा। जैसे कि पहले भी हमने इस बात को देखा है कि ये 2 मीडियम में आएगा, इंग्लिश और मराठी में, और इसके लिए हमें माउस क्लिक की मदद से हमें ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आप सारे के सारे क्वेश्चंस के जो नंबर एक साथ देख सकते हैं। आप चाहे जिस नंबर से किसी भी नंबर का क्वेश्चन आप कभी भी ओपन कर सकते हो, उसमें सीरियली जाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी क्वेश्चन आप ओपन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको सारे सीरियल नंबर वहां पे दिखाई देंगे, क्वेश्चन नंबर, और उनके ये अलग अलग हिसाब से ये कोड होंगे। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कौन से क्वेश्चन के साथ आपने क्या किया हुआ है। जैसे अगर इस तरह का सिंबल आता है, ये क्वेश्चंस के नंबर है 1 2 3 5 7 9, तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर इस डिजाइन में दिखता है तो इसका मतलब है कि आपने अभी वो क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, आपने अभी देखा ही नहीं है। इस तरह के अगर आइकॉन आता है उस क्वेश्चन नंबर पर तो इसका मतलब है कि आपने उसको अभी आपने क्वेश्चन देखा है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया है। अगर इस तरह का ग्रीन आता है तो आपको इसका मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है। और अगर इस तरह से आता है पर्पल कलर का राउंड तो इसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है और उसमें आपने मार्क द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू किया है। तो फॉर द रिव्यू का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हो, तो ये रिव्यू का जो साइन होता है ये आपके खुद के लिए है, आपके जानने के लिए कि आपको अगर टाइम मिलता है तो आप फिर से आकर इस सवाल के बारे में फिर से एक बार सोच पर उसका जवाब ले सकते हो। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हो आंसर के बारे में, तो आपको ये एक्टिविटी जो है ये नहीं करनी है। मतलब आपको अगर श्योर नहीं है तो फिर भी आपको उसका आंसर देके रखना है। जो भी आपका गेस है तो उस वाइज गेस के हिसाब से आप उसका आंसर देके रखिए और उसको रिव्यू कीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो 9 नंबर का आइकॉन है तो ये आपको करना है कि आपको आंसर देकर उसको रिव्यू करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो रिव्यू ये आपके खुद के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपको याद रखने के लिए कि आपको फिर से एक बार उस क्वेश्चन को जाकर देखना है। आपको अब ये क्यों नहीं करना है नॉट आंसर्ड एंड रिव्यू, क्योंकि अगर हो सकता है आपको टाइम ना मिले तो अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया है तो फिर आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको डाउट है तो आप 9 नंबर की एक्टिविटी कीजिए, 9 नंबर की जो एग्जाम्पल दिया है उस तरह की एक्टिविटी कीजिए कि आप उसको आप आंसर दे दीजिए और रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप रिव्यू नहीं कर पाते टाइम की वजह से, तो जो भी आपने आंसर दिया होगा उसी आंसर को वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये आप उसमें याद रखिए। सवालों का जवाब होने के बाद आफ्टर 90 मिनट्स
आपको एक वार्निंग आएगी कि टाइम खत्म हो गया है, तो आपको उस वक्त इस सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आप सबमिट पर क्लिक नहीं कर पाते तो भी ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर दी गई है बी में, ये सेकेंड नंबर पे, कि आपको कभी भी इसमें कीबोर्ड का कीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जब एग्जाम स्टार्ट हो जाती है तो एग्जाम स्टार्ट से लेकर फिनिश तक आपको सिर्फ माउस क्लिक से ही आपको सवालों के जवाब पे क्लिक करना है। उसके अलावा आपको कीबोर्ड को टच नहीं करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है कि आप जो डेट और टाइम, वेन्यू, एड्रेस है, सारा आप चेक कर लीजिए और उस सेंटर को आप एक दिन पहले जाकर देख लीजिए कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपके ट्रांसपोर्ट का आप प्लानिंग कर सकते हो। आप डेट और टाइम जो होता है वो टाइम सबका अलग अलग भी हो सकता है, बैचेस में होता है, तो ये जरूरी नहीं कि सबका टाइमिंग एक ही होती है। इसलिए आप अपने खुद के हॉल टिकट पर देखकर भरोसा कर लीजिए कि टाइम और डेट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वहां पे सिर्फ आपको एक पेन लेकर जाना है। आपको उसके अलावा कोई भी चीज ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। वहां पे आपको एक शीट दिया जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर हॉल में जाएंगे, वहां पे आपको एक शीट दिया जाएगा, उसका उपयोग आप रफ वर्क के लिए कर सकते हैं। और आप जब बाहर जाएंगे तो आपको जो रफ वर्क है साथ में लेकर बाहर नहीं जाना है। वहीं पर आपको जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उनके हाथ में वो शीट देनी है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है, किसी भी तरह से क्वेश्चन या फिर ऑप्शन, कोई भी आपको यहाँ से बाहर नहीं लेके जाना है। जिसमें एक जो आप सामने देख रहे हो उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से आपको जो ये क्वेश्चंस डिस्क्लोज, पब्लिश, रिप्रोड्यूस, ट्रांसमिट, स्टोरिंग, ट्रांसमिशन, स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट, इस तरह से अगर आप किसी भी सवाल या ऑप्शन के बारे में आप कहीं पे भी बाहर शेयर नहीं कर सकते। किसी तरह से भी किया जाए, इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको हो सकता है इनवैलिड कर दिया जाए सीईटी से। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो भी सीईटी के जो क्वेश्चंस है उसके ऑप्शंस है आपको कहीं पे भी लीक नहीं करने, शेयर नहीं करने हैं और किसी को भी नहीं बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एट द एंड, लास्ट में आपको फिर से एक बार याद दिलाया गया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। पहली बात, आपको एक हॉल टिकट लेकर जाना है जिसके ऊपर आपका लेटेस्ट फोटो आपने अभी पेस्ट किया हो, और उसके साथ में आपको एक वैलिड फोटो आईडी ओरिजिनल कैरी करना है। ओरिजिनल जो है वही कैरी करना है, चॉइस आपके इस ब्रोशर में दिए हुए है। अगर नाम में कोई चेंज है तो उसका ओरिजिनल प्रूफ आपको साथ में लेकर जाना है। ओरिजिनल चीज पर, शब्द पर आप ध्यान दीजिए, ओरिजिनल ही चाहिए, जेरोक्स या डुप्लीकेट नहीं चाहिए, कलर जेरोक्स भी नहीं चाहिए, ओरिजिनल ही चाहिए। और साथ में एक बॉल पॉइंट पेन उन्होंने मांगा है। तो इस तरह से 3 चीजें ही आप एग्जाम हॉल में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी कैरी करना अलाउड नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो आसान सा प्रोसेस है, अच्छा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आपको इस प्रोसेस से ही गुजरना है। आप स्टडी कीजिए। आपने बीएड का अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको एमएड की सीईटी आसान जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सीईटी का स्कोर है वही आपका मेरिट स्कोर आने वाला है। इसमें जितना आपका स्कोर अच्छा आता है उतना आपका एडमिशन जल्दी हो जाएगा। आपका जो भी आपके चॉइस का कॉलेज है वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। अगर आपका मेरिट स्कोर कम आता है तो आपको हो सकता है अगले राउंड तक वेट करना पड़े। तो ये जो सीईटी का स्कोर है यही मेरिट स्कोर है, इसी के स्कोर पे आधार पर आपका मेरिट लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीरियसली आप स्टडी कीजिए। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।